हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ रिएक्शंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में आपके यहाँ से, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, हेडिंग लगाएंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें अपन बात करते हैं। तो रासायनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो इसमें दोस्तों कुछ रिएक्शंस हमें पढ़नी है। पहला जो केमिकल जो प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है दोस्तों दहन, या इसको कहा जाता है कंबस्टन। क्या कहते हैं इसको? कंबस्टन के नाम से जानते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो कौन सी है? दहन क्रिया है या कंबस्टन क्रिया है। क्या है कंबस्टन क्रिया? दहन का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्बन है या कार्बन का कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल करके दहन करके CO2 हीट और लाइट देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो भी कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या काम करते हैं याद रखना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करके यानी कंबस्टन करके, दहन करके क्या देते हैं? CO2 प्लस हीट प्लस लाइट प्रदान करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल C+O2 इक्वल टू क्या बना? CO2 बना। CO2 बनने के साथ साथ इसमें यहाँ पर हीट भी निकलती है, साथ में थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश भी मिलता है, लाइट भी मिलती है, याद रखना। इसलिए इसको पर क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल मानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है जब मीथेन की क्रिया किससे कराई जाती है? ऑक्सीजन से। जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में जल भी बनता है। क्या बनेगा? साथ में जल भी बनेगा, और साथ में हीट का उत्सर्जन होगा, और साथ में प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है, तो हीट और लाइट भी बनती है। अगर हम बात करें, एक यौगिक है CH3CH2OH, या अपन ये कह सकते हैं C2H5OH, एल्कोहल का फॉर्मूला है ये। जब इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो ऑक्सीजन से कराने पर याद रखना क्या क्या बनते हैं? CO2 और जल तो बनता ही है, साथ में यहाँ पर हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। ये तीन एग्जाम्पल आपके NCERT में दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों दहन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? याद रखना, दहन क्रिया के एग्जाम्पल हैं। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट आपके दहन से रिलेटेड दे रखे हैं, तो मेन पॉइंट है वो हम नोट कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है, एक क्लियर फ्लेम निकलती है। जबकि अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं या अनसैचुरेटेड जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनसे अत्यधिक काले रंग की धुआं निकलती है। कैसे निकलती है? काले रंग की धुआं वाली ज्वाला निकलती है। तो जब दहन किया जाता है तो दहन करने पर
या कंबस्टन करने पर एक तो है संतृप्त सैचुरेटेड, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेटेस्ट हमने पढ़ा है अभी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो इससे तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है, एकदम क्लियर फ्लेम उत्सर्जित होती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं तो याद रखना काले धुआं वाली पीली ज्वाला निकलती है। मैंने बताया था काले धुएं के साथ जलते हैं, तो काले धुएं के साथ पीली हल्की पीली ज्वाला होती है, येलो फ्लेम निकलती है। यदि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो साफ ज्वाला निकलती है, जबकि अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो कैसे निकलती है? काले धुएं के साथ पीली ज्वाला का उत्सर्जन होता है। लेकिन यदि हम एयर की सप्लाई को सीमित कर दें, वायु की आपूर्ति को सीमित कर दें, तो अपूर्ण दहन होने पर भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी यातना काली ज्वाला निकलेगी। कैसी ज्वाला निकलेगी? काली ज्वाला निकलती है, कज्जल ज्वाला निकलती है। लेकिन एक पॉइंट लिखना है, लेकिन वायु की आपूर्ति एयर सप्लाई को सीमित करने पर, यदि एयर सप्लाई को सीमित कर दिया जाए तो अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबस्टन, अपूर्ण दहन पर भी याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कजली ज्वाला निकलेगी। कजली यानी ब्लैक, कजली ज्वाला, यह एनसीईआरटी का पॉइंट है। ब्लैक कार्बन फ्लेम, कजली ज्वाला निकलेगी। तो यदि एयर सप्लाई को हम सीमित कर दें तो अपूर्ण दहन होने पर भी सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो किस प्रकार की ज्वाला का उत्सर्जन करते हैं? कजली ज्वाला का उत्सर्जन करते हैं। केवल जो गैसीय पदार्थ होते हैं, अपन गैस घर में जलाते हैं तो गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या कोई भी तारकोल वगैरह होता है उसको जलाते हैं तो कुछ जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो वो भी ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, फिर वो बिना ज्वाला के ही ऊष्मा देते हैं। हम जो घरों में काम में लेते हैं, गैस वगैरह है, केरोसिन स्टोव वगैरह लेते हैं, इसमें वायु के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो होती है वो संतृप्त मिश्रण जल करके एक नीली ज्वाला देता है। कैसी ज्वाला देता है? नीली ज्वाला का उपयोग करता है। एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि बर्तनों के तलवे काले हो जाते क्यों? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वायु के जो छिद्र हैं वो छिद्र अवरुद्ध हो चुके हैं और ईंधन व्यर्थ हो रहा है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है, इसलिए बर्तनों के तलवे क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि बर्तनों के तलवे काले होने का कारण। तो बर्तनों के तलवे जो काले हो जाते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों कि पर्याप्त मात्रा के अंदर या फिर उसके वायु छिद्र हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। वायु छिद्र जो एयर होल्स हैं उनके अवरुद्ध होने से, वायु छिद्रों के अवरुद्ध होने से क्या हो रहा है? तलवा काला पड़ जाता है, तथा हम ये भी कह सकते हैं कि ईंधन जो है वो व्यर्थ हो रहा है, ईंधन व्यर्थ जा रहा है, ईंधन का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो रहा है, इसलिए बर्तनों की तलवी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस है, केरोसिन वगैरह है, उसमें वायु के छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में
ऑक्सीजन संतृप्त मिश्रण जल करके कैसी ज्वाला देता है? स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। तो घरों में जो काम में आती है ना, घरों में जो गैस आती है या केरोसिन स्टोव वगैरह आता है, वो कैसी ज्वाला देता है? याद रखना, नीली ज्वाला देता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। ये ब्लू फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है। कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम है, इन जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है। जब इनका दहन होता है तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या फैलता है? पॉल्यूशन फैलता है। क्योंकि जब इनका दहन होगा तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। जो कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें तो कोल और पेट्रोलियम जैसे जो ईंधन हैं, इन फ्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? तो इन फ्यूल के अंदर याद रखना नाइट्रोजन और सल्फर पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड सल्फर उपस्थित होती है। और ये नाइट्रोजन सल्फर जो होती है, याद रखना, ये नाइट ऑक्साइड बनाती है। दहन करने पर नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। और जब ये ऑक्साइड्स का निर्माण होता है तो ये पर्यावरण के लिए प्रमुख प्रदूषक हैं। ये पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, पॉल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। पॉल्यूटेंट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण के क्या माने जाते हैं? ये प्रदूषक माने जाते हैं। तो पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों? दहन है। दहन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा आता है ऑक्सीकरण। दूसरा जो आता है वो है ऑक्सीकरण। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीकरण, या इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की हम बात करें तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि दहन जब किया जाता है, पहला प्रोसीजर जब अपनाया जाता है, कंबस्टन क्रिया जब होती है, तो दहन करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सरलता से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। पदार्थों को हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों का सरलता से ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दहन करने पर, दहन यानी कंबस्टन, दहन करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं, उनको सरलता से ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीकृत किया जा सकता है। सरलता से ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ये ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता उपस्थित होती है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? क्षमता उपस्थित होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीडेंट कहते हैं, या इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है।
जैसे हम बात करें कुछ एग्जाम्पल इसके अपन को याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। तो एक तो ये आता है इसके अंदर, एक आता है इसमें अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम ड्राइक्रोमेट। ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये भी एक किसके का एग्जाम्पल है? अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों आपको याद रखते हैं, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ऑक्सीडेंट के उदाहरण हैं। एक रिएक्शन आपको इसमें दे रखी है, वो आपको याद रखनी है। रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन है दोस्तों CH3 CH2OH, सीधा भी लिख सकते हैं C2H5OH। ये एल्कोहल होता है, याद रखना। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, क्या करते हैं दोस्तों? इसको गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म किया जाता है? तो KMnO4 प्लस हीट दी जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया जाता है और हीट की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। इसके अलावा इसमें K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो याद रखना दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जब एथेनॉल को गर्म किया जाता है KMnO4 प्लस हीट और K2Cr2O7 प्लस हीट, तो क्या बन जाता है? CH3COOH। इसी को हम कहते हैं दोस्तों एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं इसको, जिससे क्या बना? CH3COOH का निर्माण हुआ, एथेनोइक अम्ल का निर्माण हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। एक हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वहां पर भी पढ़ेंगे। लेकिन ये केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तीसरा जो आता है हमारा वो है दोस्तों संकलन अभिक्रिया। तीसरी जो आती है उसका नाम क्या है? संकलन अभिक्रिया। संकलन का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। संकलन का मतलब होता है जुड़ना, जिसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन कहते हैं, संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस संकलन अभिक्रिया क्या है? यहां से प्रश्न आपके आ चुका है दोस्तों, ये प्रश्न आपके आ चुका है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, फिर से आ सकता है। संकलन अभिक्रिया पर प्रश्न आया था। इसमें क्या होता है? संकलन अभिक्रिया का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोल सकते हैं अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं वनस्पति तेल। क्या आते हैं? वनस्पति तेल आते हैं, याद रखना। जब वनस्पति तेलों की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अरे जब वनस्पति तेलों की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो डालडा घी बनता है। डालडा घी को कहते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्रिया। इसमें यहाँ पर एक उत्प्रेरक काम में आता है जिसका नाम है निकिल। क्या नाम है? निकिल या पैलेडियम का यूज भी होता है। निकिल या पैलेडियम जो होता है वो किसके रूप में यूज में लाया जाता है? यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी डालडा घी का निर्माण होता है। इसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, तेलों का हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। दोस्तों एक तो होती है एनिमल फैट, एक होता है प्लांट फैट। एनिमल फैट को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट और प्लांट फैट को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट। वनस्पति तेल के अंदर लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु वसा के अंदर याद रखना संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। एक तो होती है एनिमल फैट, जंतु वसा, घी, दूध, मक्खन, अंडे, मांस, मछली का तेल, इसको हम कहते हैं संतृप्त वसा। केवल यहाँ पर मछली का तेल एक अपवाद आता है, मछली का तेल संतृप्त न होकर के असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है। नॉर्मली अपन बात करें तो एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, और सैचुरेटेड होने के कारण ये जल्दी से कोलेस्ट्रॉल के अंदर बदल जाता है, इसीलिए सैचुरेटेड फैट जो होता है वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है। यानी जंतु वसा की तुलना में पादप वसा बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं। प्लांट ऑयल्स जो होते हैं वो एनिमल फैट की बजाय अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनसे जल्दी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। जबकि प्लांट फैट जो होते हैं, प्लांट फैट जिसको हम कहते हैं पादप वसा, इसको हम कहते हैं असंतृप्त वसा। क्या बोलते हैं इसको, असंतृप्त वसा कहते हैं, इसको अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। कुछ अपवाद आते हैं, जैसे मछली का तेल अनसैचुरेटेड में आता है, और नारियल का तेल, और एक आता ताड़ का तेल, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, वो होते तो प्लांट फैट है लेकिन वो किस में आते हैं, सैचुरेटेड में आते हैं। नारियल का तेल और जो पाम ऑयल होता है, ताड़ का तेल, वो हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है, याद रखना। तो वनस्पति तेल जो होते हैं ना, पादप वसा, ये स्वास्थ्य वर्धक होती है, ये बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। बाकी एनिमल फैट ज़्यादा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है, जिससे हार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। नॉर्मली भोजन पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, असंतृप्त वसा का यूज करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए इसी का यूज करना चाहिए, सरसों के तेल का यूज करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए ये यूजफुल जो होता है वो कौन सा होता है, प्लांट फैट होते हैं, याद रखना। एनिमल फैट भी ले सकते हैं, लेकिन एनिमल फैट के लिए अपन को प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये प्रश्न आया था कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका यूज उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, निकल का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखना। तो ये हमारा तीसरी जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी हुई, याद रखना, संकलन अभिक्रिया हुई। कौन सी हुई, याद रखना, संकलन अभिक्रिया। और अब एक चौथे नंबर की जो अभिक्रिया बचती है, या चौथे नंबर का जो फोर्थ नंबर का रासायनिक गुणधर्म आता है जो आपके दे रखा है, उसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब तेज रिएक्शन होती है तो कई बार जो क्लोरीन होता है ना, उस क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, संकलन हो जाता है। और क्लोरीन जो होता है वो एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में अति तीव्र अभिक्रिया में, अति तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एडिशन होता है, संकलन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है, संकलन होता है।
इसमें क्या होता है, जब क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है तो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। जैसे अपन बात करें CH4 प्लस Cl2। CH4 क्या है, यहाँ पर मीथेन है, मीथेन एल्केन होता है, याद रखना। और एल्केन किसके अंदर आता है, सैचुरेटेड में आता है। किस में आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्रिया हम Cl2 से कराते हैं, किसकी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है यहाँ पर देखो, जो क्लोरीन होता है ना, इस मीथेन में क्लोरीन, मीथेन के अंदर जो हाइड्रोजन अणु हैं उनका क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। तो ये CH3 और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH4 में CH3 और क्लोरीन का एक अणु जुड़कर क्या बनाता है, मैथिल क्लोराइड बनाता है, CH3Cl बनाता है। और एक इसका हाइड्रोजन और एक इसका Cl मिल करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो क्या बना, ये बना साहब हमारे पास मैथिल क्लोराइड। क्या बना, मैथिल क्लोराइड। और ये क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसमें क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु का क्या ले लेता है, स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ पर CH4 में CH3 निकला, एक Cl, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। और एक इसका Cl बचा, एक इसका हाइड्रोजन बचा, तो उसने क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी जो अपन पढ़ी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात की। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हुए हैं, जो कि 4 प्रॉपर्टीज आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये कंप्लीट चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। अब एक आपके एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल और दे रखे हैं कि दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल ये स्पेशली 2 दे रखे हैं, हालांकि मैंने तो आपको कई सारे बताए हैं, LPG CNG वगैरह ये सब कुछ बताया है, मीथेन वगैरह। महत्वपूर्ण तरीके से आपके एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल दे रखा है, इनको स्पेशली पढ़ के जाना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एथेनॉल जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल का गलनांक क्वथनांक हम लिखवा चुके हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। नॉर्मली एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है, पेय पदार्थ के रूप में यूज में आता है। इसके अतिरिक्त एल्कोहल को एक गुड सॉल्वेंट की संज्ञा दी गई है, अच्छा ब्लैक भी कहते हैं। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, कप सिरप बनाने में करते हैं, टॉनिक वगैरह बनाने में करते हैं, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। एल्कोहल पीना निंदनीय माना जाता है। एल्कोहल पीने से मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, मेमोरी पावर लॉस होती है, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं होती हैं, लीवर क्लॉट हो जाता है, लीवर में नुकसान होता है। कुछ एथेनॉल की अभिक्रियाएं भी होती हैं, याद रखना। एथेनॉल सोडियम से भी अभिक्रिया करता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी अभिक्रिया करता है। तो एल्कोहल की भी कुछ अभिक्रियाएं वगैरह जनरली होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें, एक होती है मेथेनॉल, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसको जहरीली शराब कहते हैं। जहरीली शराब जो होती है वो हमारी चाक्षुष तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है, जिसको पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। जिस प्रकार अंडा स्कंदित हो जाता है, एग खराब हो जाता है, उसी तरीके से लीवर के अंदर मेथेनॉल बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं जहरीली शराब के रूप में भी जाना जाता है।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, ईंधन के रूप में भी एल्कोहल का यूज होता है। मैं नोट ला के एक पॉइंट लिख देता हूं, ईंधन के रूप में भी एल्कोहल का यूज होता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल का यूज होता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल का यूज कैसे होता है? गन्ना जो होता है ना दोस्तों, वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। सूर्य के प्रकाश को यदि कोई रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, केमिकल एनर्जी के अंदर बदलता है, एनसीईआरटी की लाइनें याद रखना, सनलाइट को गन्ना बदलता है, याद रखना, किसके अंदर बदलता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। एक प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन होता है? गन्ना होता है। कौन होता है? गन्ना होता है। गन्ने का जो रस होता है या गन्ने की जो खोई होती है, इसको मोलासिस कहते हैं, सीरा कहते हैं। उस गन्ने का रस मोलासिस बनाने में काम में आता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल बनाया जाता है। और कुछ देशों के अंदर एल्कोहल में पेट्रोल मिला करके स्वच्छ ईंधन के रूप में भी काम में लाया जाता है। तो यदि अपन एल्कोहल में थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मिलाएं तो एक स्वच्छ ईंधन का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? एक स्वच्छ ईंधन का निर्माण होता है। कई देशों में इसका यूज भी किया जा रहा है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन पर केवल क्या देता है? CO2, और जल उत्पन्न करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता। ये स्वच्छ ईंधन है। यदि इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन की मात्रा मिले तो ये केवल कौन सी गैस देगा? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल उत्पन्न करता है, यानी इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो इसको प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में जाना जाता है। ईंधन के रूप में भी याद रखना किसका यूज होता है? एल्कोहल का यूज किया जाता है। ये एक एथेनॉल का गुणधर्म है, जो अपन ने वहां पर नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये तो है एल्कोहल, या इसी को अपन कहते हैं एथेनॉल। और एक आपके दे रखा है एसिटिक अम्ल, वैसे पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है, सिरका कहलाता है। सामान्य भाषा में इसको एथेनोइक एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एथेनोइक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित होता है ये। इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। 3 से 4% विलयन इसका क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। 3 से 4% जो सॉल्यूशन होता है वो इसका क्या कहलाता है? सिरका। ये क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। अभी लेटेस्ट भी आया 2025 में, और इससे पहले एक एग्जाम में और भी पूछा जा चुका है, ये आपके ही एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा ये अकाउंटेंट में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 3 से 4% विलयन इसका क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है, याद रखना। ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। गलनांक मैंने लिखवाया था, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना बताया था मैंने आपको? 290 केल्विन होता है। 290 केल्विन होता है। ठंडी जलवायु में, सर्दियों के दिनों में जम जाता है, याद रखना। ठंडी जलवायु में, सर्दियों के दिनों में जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। और सर्दियों के दिनों में क्या होता है? ये थोड़ा सा जम जाता है। तो ये पॉइंट इसमें अपन को थोड़े से याद रखने हैं। सिरके का उपयोग अचार आदि के परिरक्षण में किया जाता है। एथेनोइक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, एस्ट्रीकरण एल्कोहल बनाने में किया जाता है।
एस्टरीकरण अभिक्रिया के अंदर इसका यूज होता है। एस्टर क्या होते हैं? जिनकी थोड़ी गंध आती है, जिनमें स्मेल आती है, उनको एस्टर बोलते हैं। एस्टर बनाने में इसका यूज होता है। इत्र बनाने में किया जाता है, स्वाद उत्पन्न करने के रूप में किया जाता है, याद रखना। इसके अलावा हमने साबुनीकरण क्रिया पढ़ी थी, सोपेनिफिकेशन, उस साबुनीकरण क्रिया के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें भी इसका यूज होता है। तो ऐसे कई सारे यूज होते हैं जहां पर इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा एथेनोइक अम्ल जो होता है वो कार्बोनेट और जो बाइकार्बोनेट हैं उनके साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, CO2 बनाता है, जल का निर्माण भी करता है। और ऐसे लवण को अपन सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट के नाम से जाना जाता है। तो एथेनोइक अम्ल जो होता है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण, CO2 और जल का निर्माण करता है। मैं लिख देता हूं ये पॉइंट। ये जो एथेनोइक अम्ल है ये कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही बात है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि इसकी क्रिया कराई जाए, रिएक्शन कराई जाए, तो रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? याद रखना, सॉल्ट बनता है, लवण का निर्माण होता है, साथ में कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ऐसे लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण क्या कहलाता है? सोडियम एसीटेट कहलाता है। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे 2CH3COOH। ये क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया कराई है Na2CO3 से। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है। तो यहाँ पर ये इसका ये प्लस मूलक होता है, ये माइनस वाला होता है, इसका ये प्लस वाला होता है, इसका ये माइनस वाला होता है, इसका ये प्लस इसके साथ माइनस साथ जुड़ेगा और इसका ये प्लस इसके साथ माइनस साथ जुड़ेगा। तो जुड़ने के बाद दोस्तों ये बनता है 2CH3COONA। क्या बनेगा? 2CH3COONA बनेगा। और यहाँ पर साथ में जल भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट के नाम से इसको जानते हैं। ये तो हमने कराई है किससे? सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करा सकते हो आप। हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं अपन तो जैसे CH3COOH, हाइड्रोजन कार्बोनेट में SCO3 आता है, याद रखना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaCO3। ये तो है खाने का सोडा, ये है धोने का सोडा, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब NaCO3 से कराई जाती है तो याद रखना CH3COONA जो कि तो ही बनेगा, सोडियम एसीटेट ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये बात हुई है हमारी एसिटिक अम्ल का कुछ यूज वगैरह है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो ये दो यौगिक महत्वपूर्ण दे रखे थे, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बच गए थे पहले, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा रिपीट किया है। तो ये था दोस्तों हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला चैप्टर था, जिसमें हमने कार्बन क्या होता है, कार्बन के एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेज हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। एनसीईआरटी का एक बड़ा चैप्टर है, याद रखना ये, और लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपके फर्स्ट ग्रेड में तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा इसमें जैसे जूनियर अकाउंटेंट में भी आएगा, आपके LDC है, पटवार वगैरह है, अदर जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर जनरली ये टॉपिक पूछा जाता है कार्बन कंपाउंड्स का। अपने टीचर भर्ती वगैरह सभी के अंदर ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर कार्बन और कंपाउंड्स ये महत्वपूर्ण चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो कि चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे RPSC हो, सभी के सिलेबस में इसको
जनरली निर्धारित करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, एक बड़ा चैप्टर था जो कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और हमने बिल्कुल 360 डिग्री तैयारी इसकी की है, कंप्लीट स्टडी हमने की है, एनसीईआरटी का कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो लगभग हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये वाला जो चैप्टर है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।